तस्वीरें इस समय करनाल के घरोंडा से देख सकते हैं। करनाल के घरोंडा में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। इस समय देख सकते हैं घरोंडा से विधायक और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण इस समय घरोंडा में एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल गाड़ी में वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। इस समय ये लाइव तस्वीरों आप करनाल के घरोंडा से देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप शेयर जरूर करते रहें, लाइव तस्वीरें इस समय। और आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें घरोंडा से हरविंदर कल्याण के लिए यहाँ पर वोट की अपील करने पहुँचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री। लाइव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं आप। लाइव तस्वीरें इस समय आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस तरह से। यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें इस समय आपने देखी और प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आज घरोंडा में इस समय प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे हैं मनोहर लाल। और ये लाइव तस्वीरें यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुष्प वर्षा करते हुए देख सकते हैं जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो लोग पहुंचे हैं इस समय उनका स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा कर देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप शेयर करते रहें। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, जो यहाँ पर लोकल नेता हैं उनसे मिलते हुए वर्षा के साथ पुष्प वर्षा की जा रही है। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जोरदार स्वागत इस समय घरोंडा में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अपने अपने स्थान पर आप विराजमान हो जाएं। इस समय मनोहर लाल खट्टर का आगमन इस समय घरोंडा में। मेरी जितनी भी साथियों से भी जितनी भी इस समय ये तस्वीरें मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और कार्यकारी जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता और घरोंडा से प्रत्याशी हरविंदर कल्याण देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। ये तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। चुनावी महासंग्राम में ये रोचक मुकाबले इस समय देख पा रहे हैं 2 बार घरोंडा से विधायक हैं और स्वागत करते हुए इस समय पुष्पगुच्छ देकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल इस समय उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए लाइव तस्वीरें इस समय और यहाँ पर पगड़ी पहनाकर भी स्वागत किया जाएगा। सम्मान का सूचक पगड़ी जो हरियाणा में बड़े सम्मान का सूचक माना जाता है, पगड़ी वो भी पहनाते हुए हरविंदर कल्याण प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। तो इस समय पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए इस समय काफी देख सकते हैं तस्वीरें। माननीय सांसद जी का, माननीय मंत्री जी का
घरोंडा आगमन पर आप सब साथियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं बगैर किसी भूमिका के सीधे सीधे माननीय हरविंदर कल्याण जी को आमंत्रित करूंगा। श्रीमान जी आप आए और शब्दों द्वारा माननीय मनोहर जी का स्वागत करें। श्री हरविंदर कल्याण जी। सभी मिलकर एक जयकारा लगाएंगे और भाव के साथ दोनों हाथ मिलाएंगे, सभी बोलेंगे भारत माता की। आज घरोंडा में पधारे हम सबके बहुत ही प्रिय नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और हमारे स्थानीय सांसद, जिन्होंने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश के एक ईमानदार नेतृत्व प्रदान करने का काम किया, एक इतिहास रचने का काम किया। ऐसे हमारे बीच में आज पहुंचे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए माननीय श्री मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा चुनाव के संयोजक श्रीमती निर्मला बैरागी जी, हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, वेद बजाज जी, प्रवासी विधायक के नाते चुनाव में पधारे उत्तर प्रदेश से महेश अग्रवाल जी, कविंदर राणा जी, हमारे क्षेत्र के सीनियर नेता लाला सोहनलाल गुप्ता जी, मनोज जी, डॉक्टर सुखबीर संधू जी, हमारे सभी स्थानीय नेतागण, उपस्थित सभी घरोंडा शहर के आदरणीय बुजुर्गों, सभी प्रबुद्धजन और मीडिया के मेरे साथियों, आज इस विधानसभा चुनाव के दौरान आज एक ये प्रबुद्धजनों का एक सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित किया गया है और इस मौके पर हमारे बीच में मुख्य रूप से पधारे माननीय मनोहर लाल जी, जिनके बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि घरोंडा क्षेत्र की तरक्की, इसका कम शब्दों में बहुत ज्यादा विवरण नहीं दिया जा सकता। जहां आपने पूरे हरियाणा प्रदेश को हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सूत्र में बांधकर एक राजनीति का अर्थ बदलने का काम किया। राजनीति में किस प्रकार से सेवा व्यवस्थाओं को ठीक कर कर आम जन के जीवन की कठिनाइयां कैसे कम हो सकती हैं, उस बड़ी सोच के साथ आपने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की बागडोर को संभाला। आज हम क्षेत्र के किसी गांव में, प्रदेश के किसी भी गांव में जाएं, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जहां पर 4 लोग उठकर ये ना बताएं कि हमारा बच्चा बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी लगा है। आपने समान रूप से पूरे प्रदेश का विकास किया। आपने एक पिछड़े हुए क्षेत्र, घरोंडा विधानसभा जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसको आपने नई बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जहां गरीब आदमी को न्याय मिला है, जहां गरीब के घर में दिया जला है, जहां आपने ऑनलाइन को बढ़ावा देकर किस प्रकार से सम्मान के साथ हक मिलता है, उसकी एक परिभाषा आपने लिखी है। आपके इस कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश में वास्तव में एक बदलाव, एक इतना बड़ा बदलाव जो वर्षों तक याद किया जाएगा।
अगर मैं कहूं कि एक टर्निंग पॉइंट हरियाणा की राजनीति में, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। घरोंडा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देकर हमारे क्षेत्र के भावी पीढ़ी के लिए भी आपने तरक्की के रास्ते खोले हैं। जहां आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात दी, वहीं आपने किसानों के लिए नया शुगर मिल बनाकर हमारे क्षेत्र में और खुशहाली लाने का काम किया है। जहां आपके कार्यकाल में भारत की तीसरी एनसीसी एकेडमी जो कि निर्माणाधीन है, उसकी सौगात हमें मिली। वही हमारे क्षेत्र में सड़कों का एक मजबूत जाल आपके कार्यकाल में बिछा है। इस क्षेत्र ने एक लंबा समय ऐसा देखा जब विपक्ष की सरकारों के दौरान 20-20 साल तक सड़कों के ऊपर कोई टांकी लगाने वाला नहीं होता था, कोई रखवाल नहीं होता था। इस प्रकार की सरकारों को हमने भुगता है। आपके कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में बेटियों के लिए कॉलेज, बेटियों के लिए स्कूल, 2-2 ITI, कितने ही आपके पावर हाउस, कितने अस्पताल, बस अड्डे की सौगात, घरोंडा को सब डिवीजन, और उसके साथ साथ हमारे लाइन पार क्षेत्र में जो 20 गांव हैं, उनका घरोंडा से आने जाने का कभी भी कोई रास्ता नहीं होता था। रेलवे रास्ता बंद कर देता था, कॉलोनियों के अंदर से लोग जाया करते थे, रोज यहाँ पर झगड़े होते थे। आपके आशीर्वाद से रेलवे जो कभी 1 इंच भी जमीन नहीं देता, रेलवे ने आधा किलोमीटर लंबी जमीन देकर घरोंडा को 20 गांव को जोड़ने का काम किया। आपके कार्यकाल में लगभग 45 कॉलोनी घरोंडा विधानसभा की जो नियमित हुई है, आज उनके अंदर लोग नरकीय जीवन से बाहर निकले हैं। ग्रामीण विकास की मैं बात करूं तो हर गांव के अंदर चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, फिरनी, गलियां, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब आपके कार्यकाल में हुआ है। जबकि आपके जिम्मेवारी संभालने से पहले हमारी यमुना बेल्ट में लगभग 25 गांव ऐसे थे जो आजादी के लगभग 70 साल के बाद भी 50% से लेकर 100% तक कच्चे हुआ करते थे। आज उन गांव के अंदर विकास दिखाई देता है। आपने जिस प्रकार से आम जन की दुआएं लेने का काम किया है, वास्तव में एक प्रेरणा है हर व्यक्ति के लिए जो समाज में सेवा करना चाहता है, जो राजनीति में आगे आना चाहता है। भविष्य के लिए आपने जो परियोजनाएं जो तैयार की है, चाहे वो रैपिड रेल जो करनाल दिल्ली से पानीपत तक का प्रथम फेज जिसका काम शुरू हुआ है, आपने उसको पानीपत से करनाल तक का विस्तार करवाकर जब वो सेकंड फेज के अंदर जब भी भविष्य में उसका निर्माण होगा, तो घरोंडा विधानसभा से लोगों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अंत में केवल इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज विधानसभा का चुनाव है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बताना चाहूंगा कि ये घरोंडा क्षेत्र के सभी शहर के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर से मजबूती से आगे बढ़े। आपके आशीर्वाद से आज नायब सैनी जी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, नगर पालिका के सभी पार्षद गणों से वो भी माननीय मनोहर जी को पुष्प देकर के सम्मानित करेंगे। नगर पालिका के पार्षद गण सभी पार्षद गणों से नगर पालिका के पार्षद इस समय स्वागत करेंगे। मनोहर लाल खट्टर का जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए, बुक्का देकर स्वागत करते हुए लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस समय लाइव तस्वीरें हैं, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। अभी फिलहाल आपको हम सुनाएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर क्या संदेश देकर जाएंगे, वो भी हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। खुद को जलाकर रोशन जहाँ किया है, ऐसे
हमारे यशस्वी केंद्र में ऊर्जा मंत्री, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मनोहर जी से, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। थोड़ा सा नीचे। और भारत माता की इससे ज्यादा आवाज नहीं आ सकती। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हरविंदर कल्याण जिंदाबाद, हरविंदर कल्याण जिंदाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की आज भाई हल्का सा। गोंडा शहर में ठीक है। इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे जिले के नए नियुक्त हुए कार्यकारी जिलाध्यक्ष भाई गुप्ता जी और अपने यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी, क्योंकि अब विधानसभा भंग हो गई, विधायक नहीं है, अब केवल प्रत्याशी रह गए। 2 बार यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं। आपका प्रेम और प्यार, आशीर्वाद इनको पहले लगातार मिला है। इस बार फिर से इनके लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसे हमारे भाई हरविंदर कल्याण जी बहुत ही समाजसेवी और गोंडा के व्यापार के केंद्र बिंदु नेता ऐसे लाला सोहनलाल जी, हमारी बहन जो लगातार अपने समाज के लिए भरसक प्रयत्न करती है कि समाज का हित कैसे हो, हमारी बहन निर्मल बैरागी जी जो इस विधानसभा के संयोजक भी हैं, लगातार हमारे बीच में घूमती हैं। अपने इस विधानसभा के चुनाव को संभालने के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सब प्रमुख लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, प्रदेश में अन्य प्रांतों से भी कुछ प्रमुख हमारे नेता जिनकी एक विधानसभा पर जिम्मेवारी लगाई गई है, ऐसे आगरा से हमारे पूर्व विधायक भाई महेश गोयल जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, चेयरमैन नगर पालिका गोंडा हरपीलत गुप्ता जी, भाई सुरेंद्र जैन जी, वीर बजाज जी, डॉक्टर सुनील संधू जी, सुभाष कश्यप मंडल अध्यक्ष, सब समाज गोंडा के हमारे सभी पार्षद, नगर पालिका के गोंडा के उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमें जैसा जानकारी है कि विधानसभा का चुनाव जो हर 5 वर्ष के बाद एक लोकतांत्रिक उत्सव के नाते हमारे बीच में आता है, ये प्रणाली है। इस बार 2024 का ये चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लेकर के आया है, एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए है। इस कदम को बताने के लिए मैं आया हूं कि इससे इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण कैसे है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब से हरियाणा बना है तब से केवल 2 अवसर ऐसे आए हैं जब पहले जो सरकार थी रिपीट करके दूसरी बार आई है, लेकिन ये अवसर हमारे लिए ऐसा बन के आया है कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ करके और इस बार तीसरी बार कोई एक सरकार लगातार आएगी, ये रिकॉर्ड हमारा है। ये रिकॉर्ड बनाना है तो चीजों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझना होगा, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हैं केवल वोटर नहीं है। वोटर तो जनता में जनसभा करते हैं, जो सामान्य परिवार के जो लोग आते हैं सिर्फ वोटर होते हैं। हम वोटर भी हैं और उसके साथ अगर शब्द प्रयोग करो तो हम प्रभावी वोटर हैं, प्रभावी मतदाता हैं, जिसको अंग्रेजी में की वोटर कहते हैं। प्रभावी मतदाता
मतलब एक एक व्यक्ति आप में से ऐसा बैठा है 50 से 500 वोट का भी मालिक बैठा होगा, 1000 वोट का मालिक भी बैठा होगा। आपके कहने से बहुत कुछ हिलता है। कोई समय था कि इस व्यवस्था में ये की वोटर बहुत गिने चुने होते थे। गांव का सरपंच है, पंच है, वो अपने मोहल्ले का की वोटर है, नगरों में पार्षद है, वो अपना की वोटर है। लेकिन आज सामाजिक संस्थाओं के नाते तो हर संस्था के साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। बिरादरियों के जो प्रमुख हैं उनके साथ भी बिरादरी के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। ये बात ठीक है कि जागरूक नागरिक बहुत चीजें देखता है, वो अपनी की वोटर के बात भी सुनता है, लेकिन स्वयं विश्लेषण भी करता है कि आखिर कौन सी सरकार अच्छी है। और जब ये जागरूक नागरिक सोचता है, सुनता है, तो तुलना करता है। अगर दो में से आपको छूट दी जाए कि एक चीज को चुनना है, तो बुद्धि से आदमी ध्यान लगाता है मैं कौन सा चुन लूं जिससे मेरा फायदा होगा। ठीक बात है ना? तो आपको एक विश्लेषण करना होगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है। उसको विश्लेषण करने के लिए हमारे पास 20 साल का ये पीरियड, इसको सामने रखना होगा। खास करके जो आयु में 20 साल पहले 2014 में 18 वर्ष के थे, आज वो 38 वर्ष के हो गए हैं। 38 वर्ष या इससे ऊपर के लोग को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारा कार्यकाल 10 साल का ये जो चला है, और कांग्रेस हुड्डा का उस समय 10 साल का जो कार्यकाल चला, उसकी तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, जो अभी 38 साल से छोटे हैं, किसी किसी को कांग्रेस का काल याद होगा, अपना कार्यकाल सबको याद होगा 10 साल का, क्योंकि जो 2015 में या 14 में 18 साल के हुए थे, आज वो 28 साल के हुए। तो इसलिए इन सबको, हमको तो दोनों कार्यकाल याद है, जिनको दोनों याद नहीं है उनको आप लोगों को जाकर बताना पड़ेगा कि हमारे समय में जो कांग्रेस का राज 10 साल का था उसका क्या हाल था। क्योंकि वोट का फैसला करना बड़ा आसान नहीं होता। मैंने बताया कुछ लोग तो जाति बिरादरी के हिसाब से कर देंगे, कुछ हो सकता है किसी लालच में आ जाए, कुछ किसी भय के कारण से कर देंगे। लेकिन जागरूकता जितना ज्यादा होगी समाज में, उतना तर्क संगत होकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर वोट देना तो उसको क्यों देना है। अब मैं कुछ बातें कुछ किस्से 10 साल पहले के आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा सार्वजनिक जीवन सन 1980 से शुरू हुआ था, आज से 44 साल पहले। लेकिन मैं इस 20 साल की जो कहानी बता रहा हूँ, आप बताना जो इस बात को ध्यान में रखे हुए जिनको पता है। 20 साल 10 साल पहले कांग्रेस के 10 सालों में 2 शब्द चलते थे। बाजार में जो लोग छोटा बड़ा काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको उन शब्दों का अच्छी तरह मालूम है। एक शब्द चलता था मंथली, एक शब्द चलता था जो छोटे छोटे रेडी वाले या छोटे दुकानदार, उनका शब्द होता था हफ्ता, कि मंथली बंदी हुई है, हर विभाग की बंदी हुई है, हफ्ता बंधा हुआ है, हर विभाग का बंधा हुआ है। रेडी वाला भी सामने देख लेता था ये हफ्ता इकट्ठा करने वाला आ रहा है, तो अपने जेब से पैसे निकाल के मुट्ठी बंद करके जरा साइड में नीचे मुट्ठी कर लेता था। सामने वाला भी आने वाला मुट्ठी में मुट्ठी डालता था, किसी को कुछ पता नहीं लगता था क्या किया, और वो लेके चलता बढ़ता था, बात भी नहीं करता था। वो फटाफट सब रेडी वालों से 15 मिनट में 100 लोगों से भी हाथ मिला के चला जाता। अपने घर में दफ्तर में जाकर के उसका हिस्सा, जिसका जितना हिस्सा अलग अलग करके भेज देता था। अगर जो पुराने लोग हैं उनको पता हो कि हाँ यह बात ठीक है, तो हाथ खड़े करो, और जिसको ये लगता है कि आज भी वो मंथली और हफ्ते चलते हैं, वो हाथ खड़े करो। क्यों है अब वो माथे को पसीना आया, उसको माथे को पसीना साफ करने के लिए अपना हाथ यहाँ पर हर बात में हाँ करना, हर बात में ना करना, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। आपको बात समझनी पड़ेगी कि किसमें हाँ करनी है, किसमें ना करनी है। लोग मुझे कहते हैं कि आपका भाषण तो मास्टर वाला होता था, इसलिए समझाने लग जाते हो।
भाई समझाएंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं तो जनता के पास जाएंगे कैसे? केवल नारे बोलने से, भारत माता की जय बोलने से सब वोट दे देंगे ऐसा नहीं है। हमको हर एक वोटर को जाकर समझाना होगा, जिसकी जो पीड़ा उस समय की समझाना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर के एक हिस्सा मैंने बताया, नौजवानों को नौकरी लेनी होती थी तो अपने पिताजी के पास जाते थे, खास करके किसान का बेटा हो तो बापू एक किला बेच, पैसे चाहिए। माँ के पास जाकर था, माँ अपना टूम गहना कुछ बेच दे, तेरे बेटे की बेटी की नौकरी लगेगी। और माँ बाप कर भी देते थे, क्योंकि नौकरी लेने का लालच तो सबको ही होता है। किले बेचकर, टूम बेचकर, गहने बेचकर नौकरियां खरीदी जाती थी। हर नौकरी का रेट होता था। पीएन की नौकरी है इतने लाख रुपए, क्लर्क की नौकरी है इतने लाख रुपए, सुपरवाइजर की इतने लाख रुपए, क्लास 1 अधिकारी के इतने लाख रुपए, HCS तक की नौकरियां। और उसमें दो बातें होती थी, पैसों से बिकती थी और या रिश्तों से बिकती थी। पहले से एक लिस्ट ऊपर के लोग की बन जाती थी, हमारे 50 लेने तो 200 की लिस्ट बना ली कि भाई इनमें जो कुआरे छोरे छोरी है ना, पहले अपने रिश्तेदारों के साथ उसका रिश्ता करा दो, रिश्तेदारों में अपनी बेटी बेटों के साथ उनका रिश्ता करा दो, रिश्ता हो जाए तो नौकरी करते। क्या कारण है कि 2014 से पहले में लगे हुए सारी ये अधिकारी ये किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, जो उसी समय रिश्तेदारी हुई थी जब इलेक्शन, जब ये चुनाव का अपॉइंटमेंट हुई थी। आज कोई रिश्तेदारी का मामला ऐसा आता है क्या? उस समय के सारे रिश्तेदार होशियार थे और आज सारे रिश्तेदार निकम्मे हो गए। पढ़ाई में तो तब भी वैसे थे, आज भी वैसे थे, लेकिन ये धंधा बंद हो गया। मेरी इस बात से कितने लोग सहमत है? हमने यही नौकरियां उनसे ज्यादा बिना पर्ची बिना खर्ची, ये शब्द ऐसा चल पड़ा है। मैं गांव-गांव में भी लोकसभा के चुनाव में गया, रोड शो के कार्यक्रम हुए, लोगों ने इस विषय का इतना बखान किया कि हमारे गांव में 40 लोग लग गए, 50 लग गए, 60 लग गए, कोई आना लगा। एक ने तो ये कहा जी आना लगना क्या था, जिस दिन नौकरी लगी थी उस दिन आपकी पार्टी का एक आदमी आया, मिठाई का डब्बा लेके आ गए, मिठाई खाओ के लोग मिठाई खिलाने वो आ गए। ये अंतर आज का युवा महसूस करता है। पहले इंटरव्यू चलते थे, मोदी जी के आने के बाद, और अपने हरियाणा में भी क्लास 3, क्लास 4 इनके इंटरव्यू ही खत्म करते, केवल एग्जाम से पास होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जड़ इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू भी 25%, 30% तक का होता था। हम आए तो हमने कहा नहीं, 12% से ज्यादा इंटरव्यू रखेंगे, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ करने की बात आए भी सही तो इतनी बड़ी गड़बड़ ना कर जाए कि इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाए, पेपर रखा रह जाए। और उसमें भी हमारे बोर्ड के लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि भाई इन 12 में से आप ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 नंबर दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे, और 5 से कम किसी को दोगे तो अगर कोई लोचा बचेगा भी तो 5 से लेकर के 12 के या 5 और 10 के बीच में बचेगा। सिर्फ 5 ही तो नंबर है, किसी को 6 दे दोगे, किसी को 9 दे दोगे, किसी को 10 दे दोगे। 100 में से ये 4-5 नंबर का अपना रखना भी पड़ता है। अब इस पर हमने एक नई व्यवस्था लागू करने के लिए उनको कहा, वो मान गए। पहले क्या करते थे, इंटरव्यू में 5 लोग होते थे, किसी का भी इंटरव्यू लेना है तो उन 5 लोगों को सब वो इंटरव्यू देखते देखते जो नंबर होता था कमीशन का, वो नंबर लगाता था अकेला। अब पूछने वाले कुछ पूछ रहे हैं, बताने वाला कुछ बता रहा है, जिसने पूछा पता तो उसी को है ना कि क्या ठीक है क्या गलत है, मेंबर को तो पता नहीं होता। मेंबर के हाथ में होता था, वो 5 लगाए, 6 लगाए, 8 लगाए, 9 लगाए, 10 लगाए, उसके हाथ में 5 नंबर का गैप उसी के हाथ में होता था। हमने आके कह दिया, सुझाव दिया, उस सुझाव को उनका उन्होंने माना। मैं उस कमीशन का धन्यवाद करता हूं कि 5 लोगों को नंबर लगाए अपने अपने, 5 लगाए, बाद में 5 का एवरेज कर दो, जो एवरेज मिले वही मिलेगा, ताकि किसी ने 5 नंबर की गड़बड़ की है तो एवरेज पर 1 सवाल रह जाएगा।
कोई अन्याय हो सकता है क्या? क्षण के आ जाता है कि कौन आदमी मेरिट वाला है कौन नहीं है। विषय कितने ही मैं आपको ऐसे खोल करके बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि आप लोगों से मिलने का ही कार्यक्रम था, पूरी नमस्ते करने का कार्यक्रम था, हमको ये सारी चीजें बतानी होंगी और बहुत आपका लिखित भी आएगी, आपको बताया भी जाएगा। सब लोगों को समझाना है, जो जागरूक नागरिक है इनको समझेगा। और भाई कुछ लोग आज भी उसी ड्रे पर चल रहे हैं। भले ही 2014 में इसी करनाल विधानसभा की भूमि पर मैंने कहा था कि थोड़ा सा जाति पाति से ऊपर हो जाओ, हरियाणा एक, ये नारा मैंने दिया 2014 में कि सब लोग हरियाणवी बन करके सोचो कि हरियाणा को हमने आगे बढ़ाना है। जाति पाति का तो ये आलम है, आम आदमी के दिमाग में कैसे घुसा होता है, बड़ा बहुत पुराना ध्यान में आ रहा है मुझे। मेरा किसी इलाके का ड्राइवर कभी मेरे साथ होता था, वो संगठन मंत्री था राजकुमार, क्या मिलेगा। इस इलाके में मैं बहुत घूमा हूँ। कोरोना को मुझे लगता है जैसे मैं अपने घर में आ गया। उसमें जैसे पांडवों के 5 गांव प्रसिद्ध है ना, 5 गांव प्रसिद्ध है, बागपत, सोनीपत, इंद्रपत, क्या आपका तिलपत, ऐसे 5 पद हैं, पानीपत, ये 5 थे। तो मैं यहाँ आता था, मैंने भी 5 गांव याद कर रखे थे। क्या? कालरम, कुटेल, कैमला, कौंड और कैरल। ये 5 गांव आपके विधानसभा के। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को कैसे जोड़ना है। वो ड्राइवर जब मेरे साथ चलता था उसको आभास हो जाता था सड़कें कहाँ ठीक है कहाँ खराब है। मानो कहीं रोहतक से महेंद्रगढ़ से चले तो थोड़ी देर बाद कह देता था कि आगे सड़कें बड़ी खराब है, आगे चले कहता सड़कें बड़ी खराब है। जब इस इलाके में घुसते थे वो कहते हैं कि सड़कें खराब है लेकिन रोड बड़े अच्छे हैं। तो ये कितना बिरादरी बात घुसा रहता है किसके दिमाग में, उसका उदाहरण बताना है। हमारे यहाँ के सबसे पहले विधायक रमेश कश्यप बने, वही ना। मैं उस समय संघ का काम करता था, अचानक था तो कुछ साथियों ने कहा कि यहाँ चुनाव लड़ना है और जीतोगे तब जब रमेश कश्यप को प्राप्त करोगे। रमेश कश्यप हमारा बहुत सम्मान्य सा कार्यकर्ता, कैसे जीतेगा? ना जी ना, एक बार कश्यप उठ गए ना तो इसको जिता देंगे। और वो जीते, थोड़े से वोट से जीते थे 1991 में, सिर्फ 11 वोट से। तो इस सिस्टम का बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं आम आदमी इसमें फंसा रहे, लेकिन जागरूक नागरिक को इन चीजों से ऊपर उठ के बोलना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है। उस समय 10 साल क्या चलता था, आज 10 साल क्या कहता है। 10 साल में दबंगई का जो राज था वो चलता था कांग्रेस के टाइम पर, दिखा मस्ती का राज। आम आदमी को किसी लाइन में खड़ा होने के लिए उसको खड़े नहीं होने देते थे, खड़ा भी हो जाए तो गोली मार के बाहर कर देते। और खिड़की तक पहुंच जाए तो बापू पूछता था कौन है, मेरा नाम रामलाल है। अरे नहीं तू कौन है? मेरे बापू का नाम मोहनलाल है। अरे भाई छोड़ो, तू कौन है? कि मेरा गांव कौन है। अरे तू समझा नहीं, तू कौन है? अब समझ क्यों क्या पूछना चाहता था। वहां भी उनको पढ़ाया जाता था
कि माथे पर तिलक पहचान करके लगाना, वैसे मत लगाना। लेकिन क्या वो भेदभाव आज होता है क्या? होता है क्या? सारे समाज को एक परिवार मान करके हमने 10 साल शासन किया है और आगे भी लगातार उसी परिवार भावना से करते रहेंगे। वो प्रदेश के किसी मित्रों ये अंतर है उस 10 साल के आज 10 साल के गिराने को सैकड़ों गिनाए जा सकते हैं। भ्रष्टाचार, लोग भूख से भी तरसते थे। राशन कार्ड के लिए जब आए तो लाइन लगी रहती थी, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, बनवा दो, नहीं बना, बनवा दो। हमने 2-3 साल बाद ये कहा कि 1 लाख नए राशन कार्ड बनाएंगे। लाइन लग गई राशन कार्ड बनाने, मुश्किल होगी कि किसके 1 लाख बनाए, किसके ना बनाए। तरीका ये ढूंढा। जिस परिवार पहचान पत्र को कुछ लोगों ने गाड़ियां भी दी हैं, लेकिन उसी परिवार पहचान पत्र में से जो गरीब आदमी है उनकी पहचान हुई, हमने 9 लाख नए राशन कार्ड बनाए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ना जी हमारी तो इनकम जो है वो गलत लिखी गई। थोड़ा पता किया कि गलत लिखी गई कि ठीक लिखे गए। पता लगा कि इसने इनकम टैक्स का भरा हुआ फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरा है। 3 लाख लोग ऐसे थे जो इनकम टैक्स का फॉर्म भरा। वो गरीब कहते हैं अपने आप को। हमने पूछा भी गरीब कैसे हो, कि जब मैंने लोन लेना था बैंक में, लोन में गया, उनका अपनी इनकम बताओ, ज्यादा होगी तो लोन ज्यादा मिलेगा। अपने सीए को कहा या अपने वकील को कहा, वकील ने कहा कोई नहीं 1100 रुपये लगेंगे, मैं तुम्हारी 3 लाख की इनकम टैक्स की रिटर्न भर देता हूँ। अब ये उधर भी फंस गए, या तो वो मिले या ये मिले। एक साल बड़ा संकट रहा। हमने फिर सोचा भी कोई बात नहीं, गरीब आदमी गलती से लोन लेने के चक्कर में हमने इनकम टैक्स रिटर्न भर दी है, छोड़ दो इस मुद्दे को। जो जितनी इनकम है अपना सर्टिफाइड करो, अपनी इनकम लिख दो, आपके राशन कार्ड बना दें। 2014 में 27 लाख राशन कार्ड थे। आज मालूम है कितने हैं? 52 लाख राशन कार्ड है। कोई आता हो आपके पास, आज क्योंकि राजनीतिक आदमी के पास आते ही मेरा राशन कार्ड बनवा दो जी, आता है कोई? ट्रांसफर के लिए लोग धक्के खाते थे, खास करके मास्टरों का हाल मैंने देखा है। आज कोई मास्टर आता मेरा ट्रांसफर करा दो, आता है? क्यों नहीं आएगा? आज घर बैठे काम होते हैं। कोई बुजुर्ग नहीं आएगा तो मैं तो 65 का हो गया, 66 का हो गया, मेरी पेंशन नहीं बढ़ी। कोई बुजुर्ग आता है? नहीं आता। कोई ऐसी महिला आती हो, हमारी बहन कोई आती हो, मेरे घर में चूल्हा नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, मेरा गैस सिलेंडर दिला दो, कोई आता है? नहीं आता। और अब तो वो भी नहीं आता कि जो मरीज हो गया, घर में बीमारी हो गई, उसको इलाज कराना है, पहले मदद मांगते थे, दूसरे की उधार मांगते थे, अब वो भी नहीं मांगते। उनको भी घर बैठे पहले 5 लाख रुपए का बीमा था, और अब हमने घोषणा कर दी है कि बीमा ये 10 लाख का होगा। और एक बड़ी सुविधा मोदी जी ने कर दी है अभी 4 दिन पहले, कि परिवार में 70 साल या इससे ऊपर की उम्र का कोई आदमी होगा, उसको हरेक के लिए अलग से 5-5 लाख। बुजुर्ग तो हर घर में होते हैं, मानो 5 मेंबर हैं परिवार के, 2 बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के, तो बाकी जो 3 बच गए 5 लाख 10 लाख उनका, और 2 हैं 5-5 लाख 10 लाख उनका, तो 5 नंबर के लिए भी 20 लाख रुपए का और ये बीमा हो गया। ये बीमा ही है, कोई समझे कि 20 लाख करा रहे हैं। बीमा मतलब बीमार हो जाए तो उसको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, घर नहीं बेचना पड़ेगा, कहीं मुसीबत नहीं आएगी, आदमी को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, पैसा सरकार दे देगी। बहुत बड़ी सुविधा है। तुम्हें तो बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, तो इतना बता रहा हूँ कि नई योजनाएं भी जो हमारा संकल्प पत्र भी घोषित हुआ है, उसमें बड़ा काम जो हमने किया है। हम मानते हैं कि जो हमारी परिवारों की गृहिणी है, माताएं बहनें रसोई चलाती हैं, उनको दिक्कत होती है। कई परिवार तो ऐसे हैं कि घर का मुखिया परिवार सदस्य जो होता है वो कमा तो लेता है, लेकिन कमाने के बाद परिवार में महिला को पैसे हाथ पर नहीं रखता। जहां खर्च करता आपको पता, मुझे पता।
रोटी ठीक से बन जाए, सब्जी ठीक से बन जाए, रोटी का खर्च ठीक से चल जाए, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाए, उनके कपड़े बन जाए, तो निकालता नहीं है पैसा। हमने विचार करके तय किया है कैसे पात्र परिवार जिनके घर का गुजारा कठिन होता है, हर महिला को 18 साल से ऊपर की आयु होगी उसको 2100 रुपये महीना दिया जाए। क्योंकि हमें पता है कि महिला के हाथ में 2100 पहुंचेंगे तो ठीक जगह लगेंगे, वो ठीक ही जगह लगेंगे, इतना भरोसा पुरुषों के विरोध में नहीं हूं, खास करके शादीशुदा पुरुषों के लिए। मुझे अपना भी तो बचाव करना ना। तो इसलिए मित्रों और योजनाएं बहुत हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपये में सबको मिलेगा। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर दी है। हमने कुछ जिलों में, जिसमें करनाल जिला भी शामिल है, एक बड़ी जमीन जो मैंने हमारे विधायक रविंद्र कल्याण जी के जिम्मे लगाया है कि मुझे 1000 एकड़ जमीन दे दो, बड़ा एक IMT सेंटर, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, और उसमें भी 2 सेक्टर्स की पहचान कर ली गई है, एक फार्मा पार्क और एक फुटवियर पार्क। फुटवियर का तो करनाल जिले में पहले ही बहुत अच्छा प्रचलन है। फार्मा पार्क वैसे फार्मेसी वाले लोग भी काफी हैं यहाँ, फिर भी एक बड़ी सुविधा फार्मा पार्क की और यहाँ खड़ी करेंगे। 50,000 नौजवानों को उसमें रोजगार देने की व्यवस्था ये ये तो बताने के लिए बहुत है, लेकिन मैं क्योंकि अगले मेरे 2 कार्यक्रम और भी हैं उसमें मुझे जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि सारे प्रदेश के साथ साथ अपनी 9 विधानसभा में सीधी जिम्मेदारी मेरी है। उसमें अभी दिन में करनाल होकर आया हूँ, यहाँ गोंडा में आया हूँ, अगले 3-4 दिनों में बाकी जगह में जाकर के अपील सबसे एक है कि आपने पहले 2 टर्म यहाँ बहुत सहयोग किया है। रविंद्र कल्याण जी यहाँ से जीत प्राप्त कर रहे हैं, तीसरी बार भी रविंद्र कल्याण जी को भारी मतों से आप जिताएंगे और ये तीसरी बार अपनी सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुझे तो तय लग रहा है। क्यों लग रहा है इसका भी, जैसे मैंने कहा तर्क के साथ बात करो, मैं तर्क से बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास को, तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। हमारी कांग्रेस ही कर चुकी है। अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला ही कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती हुई एक पहचान है। दूसरा, उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। वो अगला पेशा है। बापू बेटे के बाहर भी जो नेता हैं उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान करता तो पंचायत में बैठते हैं। अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोलते, करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे देके उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं तुम्हें लड़ने के लिए।
एक तीसरा कारण, बहुत तर्क संगत कारण बता रहा हूं। 2004 केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, यूपीए कांग्रेस। और फिर प्रदेश में किसकी बनी? कांग्रेस की। 2009 सेंटर में किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी बनी? 2014 सेंटर में किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी बनी? 2019 सेंटर में किसकी थी? प्रदेश में किसकी बनी? और 24 सेंटर में किसकी है? रास्ता बढ़ गया ना? ये रास्ते अपने आप बढ़ते हैं, ये रास्ते अपने आप बढ़ते हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूं सामने से, जब लोकसभा का चुनाव था उसमें देश में असमंजस की स्थिति थी। इनको 10 साल हो गए, कोई कहता था कांग्रेस की आएगी, कोई कहता था बीजेपी की आएगी, असमंजस था ना। तो भी बीजेपी की आई, लेकिन जो फार्मूला मैंने बताया है उस फार्मूले में ये असमंजस अब खत्म हो गया। तो लोकसभा से ज्यादा मार्जिन अभी विधानसभा में हर सीट पर आने ही वाला है। लोकसभा में 90 में से अगर हम हिसाब लगाएं तो उस समय 90 में से कांग्रेस जीती थी 42 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी जीती थी 44 सीटों पर, 4 पर लोग उठे तो लोकसभा थी, उसमें आम आदमी पार्टी जीती थी। लोग कहते हैं आम आदमी तो कांग्रेस एक ही थे, फिर भी दोनों मिलाओ तो 46, हमारी थी 44। ये कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। और जो वातावरण मैंने बताया है कि लोकसभा के चुनाव के बाद देश में वातावरण जैसा बना है वैसा प्रदेश में भी बना है। नहीं भाई सरकार तो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा तभी है कि जो सेंटर में सरकार होगी वो प्रदेश में होगी, तो लाभ डबल होगा। हम देख रहे हैं पंजाब सरकार वो लाभ नहीं उठा पा रही जो सेंट्रल योजना बनाती है। हिमाचल प्रदेश वो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। हमारा दोष नहीं है, दोष उन्हीं का है। बंगाल सरकार भी उसका लाभ नहीं उठा पा रही है। क्यों? उनको डर लगने लगता है कि अगर सेंटर की योजनाओं को हमने आगे बढ़ा दिया तो इसका फायदा किसको हो जाएगा? मोदी इसका फायदा ले जाएगा। इस डर के कारण से, डर इन पार्टियों का है जो विपक्ष में है। पिसता कौन है? जनता पिसता। इसलिए जनता चाहती है कि संकट ना आ जाए, हम उसी की सरकार बनाएंगे जिसकी सरकार सेंटर में। अगर मैं अपनी बात को समझा सका हूं, एक बार जोर से उसका उत्तर आप दीजिए ताकि मैं अपनी बात का समझ। बहुत धन्यवाद। आपने देखा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस समय अपनी बात रख रहे थे और देखेंगे हम उनसे बात भी करना चाहेंगे और विभिन्न देख सकते हैं तस्वीरें। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। निष्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, गरौंडा।